नमस्कार, मेरा नाम अनुपम सिंह और आप देख रहे हैं जर्नी पर टॉक्स। और आज के इस हमारे पॉडकास्ट के जो गेस्ट हैं वो एक एडमिशन काउंसलिंग कंपनी चलाते हैं। उनको आज हम आपके सामने इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। उनके साथ आज हम एक पॉडकास्ट शूट करने जा रहे हैं। इस पॉडकास्ट में हमने बात किया है कि किस तरह से एक स्टूडेंट 12th के बाद जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देता है तो इस एग्ज़ाम को देने के बाद उसका एडमिशन होता है। देखिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सिर्फ एग्ज़ाम को देख करना और देने के बाद उसमें अच्छे मार्क्स लाना ही सिर्फ इतना ही नहीं एक स्टूडेंट लाइफ की पहली पड़ाव होती है, बल्कि एडमिशन तक पहुंचने में, उसके बीच में मतलब मार्क्स आने से एडमिशन तक पहुंचने में इसके बीच की जो पूरी प्रोसेस है, प्रोसीजर है, उस पर हमने बात किया है। और इसमें आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से, चूँकि काउंसलिंग जो है वो आज ऑनलाइन ही होती है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आप देखेंगे कि, तो किस तरह से आप स्कैम से बच सकते हैं और कौन आपके लिए बेहतर कॉलेज होगा, क्या डिफरेंस होगा एक अच्छे और एक बुरे कॉलेज में, और इन्हीं तरह के कुछ सवाल हैं हमारे पास। उन सब चीज़ों पर हमने डिस्कस किया है। सो लेट मी इंट्रोड्यूस मिस्टर रवि सिंह, फाउंडर ऑफ एडमिशन माफिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच जर्नीपोर्ट फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मैं रवि सिंह, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ एडमिशन माफिया। मुझे बहुत खुशी है कि आज हम बच्चों के कैरियर काउंसलिंग, एडमिशन, एजुकेशन गाइडेंस जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बच्चों के लिए बहुत बड़ा एक समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम का सब्जेक्ट बन जाता है। 12th क्लास के बाद जब वो लोग एग्ज़ाम दे के और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे के आते हैं, उनका जो मार्क्स आता है, उनको उस नंबर पे क्या कॉलेज मिलेगा उनको ये पता ही नहीं रहता है। और आज के टाइम पे ये बहुत ज़रूरी है कि इतने कंपटीशन वाले फील्ड में उनको उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग जो वो डिज़र्व करते हैं वो कॉलेज मिले। और ये कॉलेज उनको कैसे मिलेगा, तो ये काउंसलिंग के थ्रू मिलता है। तो वो काउंसलिंग इनका करेगा कौन? एक अच्छा काउंसलर कर सकता है ना काउंसलिंग। अच्छा काउंसलर। और बच्चे लोग आज के टाइम पे किसी भी गलत काउंसलर के हाथ में चले जाते हैं, उनके पास चले गए, उनसे डिस्कस कर लिए, तो वो लोग चंद पैसों के लिए उनको खराब कॉलेज में दे देते हैं, खराब कॉलेज में उनको एडमिशन करवा देते हैं। उस वजह से उनका कैरियर खराब हो जाता है। जी। जो उनको शुरुआत में नहीं समझ में आता है, एट द एंड 4 साल जब वो कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, 4 साल के बाद उनका जब प्लेसमेंट का टाइम आता है तो उस टाइम उनको प्रॉब्लम आता है। जी। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो एक बच्चे को सही काउंसलर तक पहुंचना सबसे पहला टारगेट होना चाहिए उनका, कि एक सही काउंसलर तक वो कैसे पहुंचे। तो वो बच्चे लोग सही काउंसलर कैसे ढूंढेंगे, हम लोग आज उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और हमारे पास कुछ सवाल हैं जो हम आपसे पूछना चाहेंगे। खैर, आगे बढ़ने से पहले मैं एक पूछना चाहूँगा, एक आपका जो नाम है एडमिशन माफिया, एक्चुअली आपने एडमिशन माफिया ही नाम क्यों रखा हुआ है? एडमिशन माफिया नाम क्यों रखा है जी? ये आपका नहीं, बहुत लोगों का सवाल है कि एडमिशन माफिया नाम क्यों रखा है। क्योंकि जो भी गार्जियन वगैरह आते हैं वो लोग कहते हैं कि एडमिशन माफिया क्यों रखा है, क्योंकि माफिया वर्ड थोड़ा नेगेटिव साइड डिनोट करता है वो। तो आप लोग देखिए कि हमारे बिहार में लोग बालू माफिया बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं भू माफिया। तो किन लोगों को बुलाया जाता है बालू माफिया एंड भू माफिया? बताइए किन लोगों को बुलाया जाता है? बालू का बड़ा बिजनेस करता है, जो बहुत बड़ा कारोबार कर रहा है, जो भूमि का मतलब जो जमीन का, लैंड का, रियल एस्टेट का जो बहुत बड़ा कारोबार कर रहा है उनको भू माफिया कहा जाता है। तो उसी तरह जिनको बहुत नॉलेज हो या फिर जो लोग बहुत वाइड रेंज से काम कर रहे हैं, वो चीज को हम लोग सोच के एक एडमिशन माफिया नाम रखा गया कि हम लोग का जो नेटवर्किंग है ऑल ओवर इंडिया, आप जहां बोलिएगा, जिस जगह बोलिएगा, जिस कोर्स के लिए बोलिएगा, हम लोग वहां एडमिशन करा के आपको देंगे। फिर आप अब्रॉड में जाइए, आप जिस अब्रॉड में जिस कंट्री में बोलिएगा, जिस कोर्स के लिए बोलिएगा, हम लोग वो करवा के देंगे आपको। ये इस सोच के हम लोग, मतलब हमारा नाम एडमिशन माफिया, और साथ में हमारा कोट भी है, एवरीथिंग इज पॉसिबल और योर एडमिशन इज आवर मिशन। ये दोनों हमारा कोट है। तो यही सोच के हम लोगों ने एडमिशन माफिया नाम रखा है। जी बिल्कुल ठीक है। फिर हम आगे की ओर बढ़ना चाहेंगे। हमारे पास जो सवाल हैं वो हम कुछ आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। सो लेट मी मूव टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज टेल मी फर्स्ट दैट हाउ डू यू कम इन दिस काउंसलिंग फील्ड, मतलब आपने कब और क्यों सोचा था इस फील्ड में आने के लिए? सर ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। सबसे बड़ी बात है ना कि हम लोग पिछले 4 वर्षों से पटना में हैं और इन 4 वर्षों से हमने यहाँ पे हॉस्टल चलाया है।
हमारे हॉस्टल से यहाँ पे चलते हैं। तो वहाँ पे जो बच्चे आते हैं, जेई के आते हैं, मेडिकल के आते हैं, या फिर लॉ के जो बच्चे आते हैं, वो लोग हमारे हॉस्टल में रह के प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं। तो अच्छा मार्क्स आया या फिर ख़राब आया तो भी वो लोग मेरे से भाई के नाते शेयर करते हैं कि कैसा आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो उसी दौरान उनका ये भी रहता है कि भैया मुझे इतना मार्क्स आ रहा है तो मैं कौन सा कॉलेज लूँ, या फिर आपके अकॉर्डिंग मुझे कौन सा कॉलेज मिल रहा है। तो उस दौरान उनको गाइड करते रहता था कि हाँ, उनका काउंसलिंग वगैरह मैं ही करता था। वो लोग मुझे ही बोलते थे कि भैया आप मेरा काउंसलिंग वगैरह सब कुछ देख लो, आपको जो बेस्ट लग रहा है मुझे बता दो, मैं उस हिसाब से कर लूँगा। तो एक दिन ऐसे ही हम लोग बैठे बैठे थे, हम लोग में बातचीत हो रहा था कि जब हमारे बच्चे इतने परेशान रहते हैं चीज़ों को लेके, तो उसी चीज़ को देखते हुए हम लोग सोचे कि क्यों ना इसको हम लोग बड़े लेवल पे करें। क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे बिहार के जो बच्चे हैं सारे पटना में ही आ रहे हैं, और पटना से ही उनको कहीं ना कहीं जो गाइडेंस मिलेगा तो ही वो एक अच्छी जगह पे जा पाएंगे। तो इसी को देखते हुए हम लोग डिसाइड की कि हम लोग एक बड़े लेवल पे इसको करते हैं। उसी दिन हम लोग सोचे कि एक एडमिशन माफिया नाम का कुछ शुरू करते हैं। उसी से हमारा बिगनिंग हुआ एडमिशन माफिया। फिर हम लोग इसी फील्ड में उतर गए और आज बहुत सारे बच्चों को इसी तरह से गाइड करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये वैसे आपका आइडिया बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि जो आपने बताया कि आपके हॉस्टल में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स होती थी गाइडेंस को लेकर के, कॉलेज को चुनने के लिए। तो उसके बाद आप लोगों ने सोचा कि जब हमारे हॉस्टल में है तो ऑल इंडिया में बहुत से बच्चों को होगा, हम आगे की तरफ मूव करते हैं। अपने दूसरे सवाल की तरफ। द सेकंड क्वेश्चन इज़ कि आखिर एक स्टूडेंट को एजुकेशन कंसल्टेंट से बात करने की ज़रूरत ही क्यों ज़रूरत है उसको, और क्या वो खुद से ये सब नहीं कर सकता? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि एक एजुकेशन कंसल्टेंसी या फिर एक एजुकेशन काउंसलर से एक बच्चे को क्यों मिलना चाहिए एग्ज़ाम के बाद, उनसे क्यों बात करना चाहिए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा है। तो बेसिकली क्या होता है ना कि जब बच्चे एग्ज़ाम देते हैं तो उनका जो मार्क्स आता है, तो उस मार्क्स बेसिस पे उनको कौन सा अच्छा कॉलेज मिल सकता है उस बच्चे को नहीं पता होता है। आप देखिएगा न्यूज़ में, बहुत पहले की बात है, मैं मेडिकल की बात कर रहा हूँ, एक बच्चे का बहुत अच्छा मार्क्स आया था, नियर अबाउट उसको एम्स दिल्ली मिलने वाला था। लेकिन उन्होंने काउंसलिंग के टाइम उन्होंने जो चॉइस फिलिंग होता है, उन्होंने चॉइस फिलिंग में गलत कॉलेज डाल दिया और उनको एम्स दिल्ली ना मिल करके उनको एक दूसरा एम्स मिला जो उस लेवल का एम्स नहीं है। तो इस कारण से जो बच्चे को एक काउंसलर से मिलना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के बाद। जो वो मार्क्स ला रहे हैं काउंसलर के पास, उनको सही गाइड कर पाएंगे कि उनको कौन सा कॉलेज मिल रहा है उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग। क्योंकि काउंसलर जो होता है वो बीते कई वर्षों से हर वर्ष वो काउंसलिंग करते आ रहा है, भेज रहा है कॉलेज को। उनको उस चीज़ का आइडिया है कि कितने मार्क्स पे कौन सा कॉलेज मिल रहा है। तो इस चीज़ के लिए एक स्टूडेंट को काउंसलर के पास एक बार मिलना ज़रूर चाहिए। वैसे ही अगर आप देखिएगा इंजीनियरिंग के टॉपिक पे हम लोग चले आए कि इंजीनियरिंग के जो बच्चे होते हैं, इंजीनियरिंग में भी 15-16 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, सबका सिलेक्शन नहीं होता है। तो उनका क्या रहता है कि बहुत सारे बच्चे फाइनेंशियली अच्छे भी होते हैं, बहुत सारे बच्चे फाइनेंशियली उतने अच्छे नहीं भी होते हैं। तो जो अच्छे होते हैं वो टॉप लेवल के प्राइवेट कॉलेज का एग्ज़ाम दे के उस कॉलेज में चले जाते हैं। तो वो लोग कहीं ना कहीं तो लेवल मैच कर लेते हैं एनआईटी एंड अपने उस प्राइवेट कॉलेज के लेवल से। लेकिन जिन बच्चों के पास अच्छा फाइनेंशियली बजट नहीं हो पाता है तो वो लोग क्या करेंगे। तो हमारे बिहार में एक स्कीम है, आप जानते होइएगा, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। तो उससे बिहार जो गवर्नमेंट है 4 लाख रुपया लोन प्रोवाइड करवा रही है। तो कहीं ना कहीं 4 लाख का तो मदद हो गया बिहार गवर्नमेंट के थ्रू। तो बाकी का जो राशि बचा है उसके ऊपर आपको फोकस करना है। तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि 4 लाख दे दिए बिहार गवर्नमेंट ने, 1 लाख रुपये और लगा के 5 लाख में हम लोग बीटेक कंप्लीट करके कॉलेज कंप्लीट हुआ हमारा, हमें जॉब मिल जाएगा। यहीं वो गलत है, वो चीज़ नहीं करना है। अगर कॉलेज आपसे पैसा ले रहा है तो कहीं ना कहीं आपको आरवाई देगा, तभी वो आपसे पैसा ले रहा है। और जो कॉलेज कम पैसा ले रहा है वहाँ पे आरवाई नहीं निकलेगा आपका। और हम इस चीज़ को बहुत नोटिस किए हैं कि बच्चे का ये रहता है कि हम लोग 4 लाख 5 लाख में अपना बीटेक कर ले या फिर 6 लाख तक में बीटेक कर ले, जो पॉसिबल नहीं है आज के टाइम पे। जो अच्छे लेवल के कॉलेज है वहाँ से करना पॉसिबल तो है ही, लेकिन उस लेवल के कॉलेज से करना पॉसिबल नहीं है।
तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उनको एक बार काउंसलर से मिलना चाहिए। काउंसलर उनको एक सही गाइडेंस देगा कि हाँ, इस बजट को आप इतना से इतना तक लेके जाइए, कोशिश कीजिए कि पुश कीजिए। उसके बाद आपको जो बढ़िया कॉलेज है उनका ऑप्शंस देगा। फिर उस कॉलेज को आप रिसर्च कीजिए कि हाँ, वाकई में ये कॉलेज उस लेवल का है या नहीं है। उसके बाद फिर आप उस कॉलेज में बढ़िए। क्वेश्चन की तरफ अगर मूव करें तो जैसा आपने बताया कि कंसल्टेंसी से अगर कोई बच्चा मिलता है तो ये बहुत अच्छी बात है, काउंसलर से मिलता है तो अच्छी बात है। तो सही तरीका क्या है एक बेटर कंसल्टेंट से कांटेक्ट करने का? आप देखिएगा कि बहुत सारे कंसल्टेंसी हैं, वो कहीं भी खुले हुए हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो कंसल्टेंसी का जो ऑफिस है ना, वो किस लोकेशन पे है। सबसे बड़ा बात है एक लोकेशन देखना है कि अगर वो एकदम प्राइम लोकेशन या एकदम मेन लोकेशन पे है तो वो बढ़िया है, तभी वो उस लोकेशन पे है। क्योंकि जो लोग अच्छे नहीं होते हैं वो अपने आप को बैक डोर पे रखते हैं, जो अपने आप को बैक साइड में रखते हैं कि गलत भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बैक एंड से चले जाएंगे। लेकिन जो लोग अच्छे हैं, जो लोग बहुत बढ़िया हैं, वो अपने आप को प्राइम जगह पर रखते हैं कि वो लोग बच्चों का सही हेल्प कर पाए वहाँ से। तो एक आप इस चीज़ को भी, क्राइटेरिया को भी कंसिडर कर सकते हैं कि आप उनका लोकेशन देखिए, ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए। एक मिनट मैं रोकना चाहूँगा आपको। ऑफिस देखने की तो बात तब होगी जब बच्चा ऑफलाइन काउंसलर से मिलेगा। बिल्कुल। बट आजकल तो ऑनलाइन भी काउंसलिंग हो रहा है, कलाने वाले एजेंट्स ऑनलाइन हैं। तो अगर मान लीजिए एक एक्स बच्चा है, ठीक है, एक एक्स कंपनी में वो किसी कंसल्टेंसी से किसी बात किया किसी काउंसलर से, और अगर उसका कंसल्टेंसी का जो काम है वो ऑनलाइन ही हो रहा है, तो वहाँ पर कैसे पता चलेगा कि बेहतर कौन है, या वो स्कैम से कैसे वहाँ पर बच सकता है? ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ऑनलाइन काम हो रहा है, ऑनलाइन बातचीत हो रहा है, पहले आप ऑनलाइन बातचीत कीजिए। आपको जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आप उनसे बात कीजिए। अगर वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो उनसे सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन को अपने पास नोट डाउन कर लीजिए कि हाँ, ये सारे इन्फॉर्मेशन है। फिर उसके बाद क्या कीजिए कि जब पेमेंट वगैरह का बारी आता है कि आपको पेमेंट करना है, तो कभी भी पेमेंट आप उनके अकाउंट में मत कीजिए, कंसल्टेंसी के अकाउंट में मत कीजिए। कंसल्टेंसी को आपको बस उनके सर्विस चार्ज को देना है, वो भी किसी पर्सन के अकाउंट में नहीं देना है। कंसल्टेंसी का जो मेन अकाउंट होगा, जो कंपनी का अकाउंट होगा, उस अकाउंट में पेमेंट करना है। रही बात बच्चा की उसके कॉलेज का जो फ़ी हो रहा है, या फिर कॉलेज में जो एडमिशन के लिए, बोनाफाइड के लिए, एप्लीकेशन के लिए जो आपको फ़ी या फिर पेमेंट देना है, उसको आपको कॉलेज के ही अकाउंट में देना है। अच्छा। ये नहीं कि आप कंसल्टेंसी के अकाउंट में पेमेंट कर रहे हैं या फिर वो जो पर्सन आपसे बात कर रहा है उसके अकाउंट में पेमेंट कर रहे हैं। अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप स्कैम का शिकार हो सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपको फॉलो करना है, तो फिर आप बच सकते हैं स्कैम को लेके।